हेलो हेलो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग का उदारवाद या लिबरलिज्म से आप क्या समझते हैं और यूरोप में इसके फैलाव का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। यूरोप में इसके फैलाव का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक हम लोग के हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, फटाफट हिस्ट्री को कम्प्लीट करते चल रहे हैं। फटाफट हम लोग उदारवाद के लिबरलिज्म को पढ़ लेते हैं। परिचय का शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। वो क्या कह रहा है कि उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो है वो आधुनिक विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी ढांचे पर आधारित है। कि क्या है, आधारशिला है और आधारित भी है। उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म है, तो क्या है, आधुनिक विश्व या मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके राजनीतिक, सामाजिक और जो कानूनी ढांचे की क्या है, एक आधारशिला है। ये एक ऐसा वैचारिक आंदोलन है, क्या है, एक वैचारिक ऐसा वैचारिक आंदोलन है जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ कहते हैं, लोकतंत्र, संविधानवाद और मानवाधिकारों जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। और एक ऐसा वैचारिक आंदोलन है जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र, संविधानवाद और मानवाधिकारों जैसे मूल्यों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। एक कानून के छात्र के रूप में उदारवाद को समझना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इसकी जड़ें विधिक अधिकारों, सामाजिक अनुबंध, सत्ता के नियंत्रण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में गहराई से जुड़ी है। विशेष रूप से यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उदारवाद का तेजी से फैलाव हुआ था, जिसने न केवल राजनीतिक क्रांतियों को जन्म दिया बल्कि आधुनिक विधिक व्यवस्था की नींव भी रखी थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं भाई। एक वैचारिक आंदोलन था उदारवाद, ठीक है। उदारवाद की परिभाषा देखें, डिफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म देखें तो क्या कहेगा, उदारवाद एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है। उदारवाद क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो निम्नलिखित मूल तत्वों पर आधारित है। नीचे दिए गए जो मूल तत्व उन पर आधारित है। पहला हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे इंडिविजुअल लिबर्टी कहते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। समानता और कानून के समक्ष बराबरी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। प्रतिनिधित्व आधारित सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। संविधान और विधि की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ। धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सब क्या उदारवाद के मूल स्तंभ है, मूल तत्व है, ठीक है। उदारवाद का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सके, बोल सके, व्यापार कर सके और कानून द्वारा संरक्षित हो। उदारवाद का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ व्यक्ति क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से सोच सके, बोल सके, व्यापार कर सके और कानून द्वारा संरक्षित भी हो, ठीक है। उदारवाद के मूल तत्वों का विधिक दृष्टिकोण करना। उदारवाद के मूल तत्वों का विधिक दृष्टिकोण देखें तो क्या कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। हर व्यक्ति चाहे वह सामान्य नागरिक हो या राजा, कानून के अधीन है। हर वो व्यक्ति चाहे वह सामान्य नागरिक हो या राजा, तो क्या है, कानून के अधीन है। एबी डाइसी ने इस उदार शासन की रीढ़ कहा। एबी डाइसी ने इसे क्या कहा, उदार शासन की रीढ़ कहा था, रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। संवैधानिक सरकार देखें यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सरकार की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। सरकार की शक्ति किसके द्वारा सीमित होती है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीमित होती है। भारत और अमेरिका जैसे देशों के संविधान इसी विचार पर आधारित है। भारत और अमेरिका जैसे देशों के संविधान किस पर आधारित है, इसी विचार पर आधारित है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। उदारवादी विचारधारा के अनुसार देखें, यदि कोई कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, यदि कोई कानून क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया है विधायिका या कार्यपालिका ने जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसका उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। केस लॉ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो केस लॉ एंड भारतीय स्टेट ऑफ केरला 1973 का मैटर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मौलिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। यह संविधानवाद और उदार सिद्धांतों की जीत थी। और यह क्या था, संविधानवाद और उदार सिद्धांतों की क्या थी, जीत थी। उदारवाद का वैचारिक विकास यानी फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन था ऑफ लिबरलिज्म, मतलब जो वैचारिक विकास था वो देखते हैं। तो विचारक कौन थे, योगदान का क्या रहा, जॉन लॉक विचारक, उन्होंने क्या योगदान दिया था, प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट था। जीवन की हो, स्वतंत्रता की हो, संपत्ति का क्या दिया, प्राकृतिक अधिकार चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था, शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। किसी एक क्षेत्र के पास सभी शक्तियां नहीं रहनी चाहिए, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग कार्य अपने अपने हिसाब से करें, ठीक है, दोनों दूसरे में ना सम्मिलित है। सामाजिक अनुबंध देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जन इच्छा सर्वोपरि है, जन इच्छा के हिसाब से ये सब मैटर बनना चाहिए। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, आर्थिक उदारवाद, जो
लेसेस पेरी था, राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा न्यूनतम है। इन विचारकों की शिक्षाओं ने यूरोप में उदारवाद की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इन विचारकों की क्या रखी, किसने, शिक्षाओं ने यूरोप में उदारवाद की नींव रखी। समझ में आ गया। आगे चलते, यूरोप में उदारवाद का फैलाव। यूरोप में अगर उदारवाद का फैलाव देखेंगे तो क्या कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप, स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप, कैसे कैसे फैला था उदारवाद यूरोप के अंदर। पहला तो था फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये आदर्श पूरी तरह से उदारवादी थे। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी क्या थे, ये आदर्श पूरी तरीके से उदारवादी थे। फ्रांस में निरंकुश राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था, लुई 16 के खिलाफ, वो आपको पूरा पढ़ चुके हैं दिवाली क्रांति के अंदर। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पारित हुआ, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो मतलब मानवों के अधिकार से नागरिकों के अधिकार डिक्लेयर करे गए, 1789 में पारित हुआ, जिसमें क्या हुआ, कानून के समक्ष समानता दिखा लाई गई, स्वतंत्रता का अधिकार लाया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लाई गई और संपत्ति का अधिकार लाया गया। कानूनी महत्व देखेंगे तो यह दस्तावेज बाद में मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, और यही दस्तावेज जो था बाद में जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के लिए क्या बना, इसके लिए प्रेरणा स्रोत बना। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था, 1948 हुआ, ठीक है, फिर 19 लोग के लिए बना था। नेपोलियन और उदारवाद, मतलब नेपोलियन और उदारवाद में क्या संबंध रहा, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन में नेपोलियनिक कोड 1804 में लागू किया था, जो पूरे यूरोप में फैला। इसकी विशेषताएं क्या थी, अविधिक मूल्य ज्यादा, समान नागरिक कानून लाना, कानून की समानता लाना, संपत्ति की रक्षा, व्यक्तिगत अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धार्मिक स्वतंत्रता लाना। तो यह कोड आज फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देशों की कानूनी प्रणाली का क्या है, आधार है। तो यह कोड आज भी है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, इन जैसे देशों की कानूनी प्रणाली का क्या है, एक आधार है। यूरोपीय राष्ट्रवाद देखें, यूरोपीय राष्ट्रवाद और उदारवाद देखें जो 1815 से 1848 तक, तो 1815 में वियना कांग्रेस ने राजतंत्र की बहाली की। 1815 में देखें तो वियना कांग्रेस ने राजतंत्र की क्या करी, बहाली की। इसने उदारवादी, जिससे क्या हुए, उदारवादी नाराज हुए, इससे क्या हुआ, उदारवादी नाराज हुए। कासगेट डिक्रीज, कासगेट डिक्रीज ने 1819 में क्या करा, विचार और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, विचार और प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या करे गए, प्रतिबंध लगाए गए। यूरोपीय राष्ट्रवाद और उदारवाद में तो 1815 में वियना कांग्रेस ने राजतंत्र की बहाली की थी, इससे उदारवादी क्या हुए थे, नाराज हुए थे, राजतंत्र की बहाली हुई थी। और उसके बाद जो कासगेट डिक्रीज ने 1819 में क्या करे थे, विचार हो गए और जो प्रेस की स्वतंत्रता, दोनों पर क्या लगाए थे, प्रतिबंध लगाए। ठीक है, उदारवादियों ने राजनीतिक एकता, संवैधानिक सरकार और आर्थिक स्वतंत्रता की क्या उठाई, इसी के बाद मांग उठाई। इसका प्रभाव क्या पड़ा था, इटली और जर्मनी में एकीकरण आंदोलन शुरू हो गए थे और क्रांतिकारियों ने उदारवाद के लिए संघर्ष किया था। क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्या करा था, उदारवाद के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, अब 1848 की क्रांतियां देखें, 1848 की क्रांतियां देखें तो द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन, द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन क्या था कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि में एक साथ क्रांति हुई। फ्रांस बोले, जर्मनी बोले, इटली बोले, ऑस्ट्रिया बोले, हंगरी बोले, आदि में क्या हुई, एक साथ क्रांतियां हुई। मांगे इसमें क्या क्या थी, संवैधानिक शासन, प्रेस की स्वतंत्रता, जनप्रतिनिधि संस्थाएं और सामाजिक सुधार क्या थी, मांगे थी 1848 की क्रांति में। ठीक है, के परिणाम क्या निकले थे, परिणाम निकले थे अनेक देशों में संविधान लागू हुए, अनेक देशों में क्या हुए, संविधान लागू हुआ। हालांकि बाद में कई विफल भी हुए, हालांकि बाद में क्या हुए, कई विफल भी हुए थे। उदारवाद में व्यापक वैचारिक वैधता प्राप्त हुई, उदारवाद को क्या हुई, एक व्यापक वैचारिक वैधता भी प्राप्त हो गई। ब्रिटेन में उदारवाद और विधिक सुधार कैसे लागू हुए वो देख लेते हैं। तो ब्रिटेन में उदारवाद धीरे धीरे और कानूनी तरीके से फैला, ब्रिटेन में जो उदारवाद है वो धीरे धीरे और कानूनी तरीके से फैला था। जो सुधार देखेंगे वर्ष किसमें हुआ था, मैं क्या रिफॉर्म एक्ट 1825 में आया था, संसद के प्रतिनिधित्व का विस्तार करा गया है। पुअर लॉ देखेंगे तो 1834 में आता, राज्य द्वारा कल्याण की अवधारणा लाई गई थी। टैक्स एक्ट 1844 1847 में लाया गया था मजदूरों के अधिकार के लिए। और हेवियस कॉर्पस एक्ट, हेवियस कॉर्पस एक्ट था वो 1679 पर इस्तेमाल जारी के लिए अवैध गिरफ्तारी पर नियंत्रण था, मतलब हेवियस कॉर्पस एक्ट था।
ब्रिटिश विधिक प्रणाली में उदारवादी कानूनों का असर दिखने लगा था। तो ब्रिटिश जो विधिक प्रणाली में उदारवादी कानूनों का क्या दिखने लगा था, असर दिखने लगा था। ठीक है, तो देखते हैं आर्थिक उदारवाद और यूरोपीय वाणिज्यिक सुधार। आर्थिक उदारवाद और मतलब कि यूरोपीय जो वाणिज्यिक सुधार वो कैसे हुआ था, तो पेरी सिद्धांत के आधार पर व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा। फिर ज़ोल्वेरिन 1834 में जर्मनी में एक ताजा आर्थिक क्षेत्र बना। निजी संपत्ति और अनुबंध कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को मजबूती मिली थी। ठीक है, अब यूरोपीय विधिक प्रणाली में उदारवाद का स्थायी प्रभाव देखें। यूरोपीय विधिक प्रणाली में उदारवाद का स्थायी प्रभाव देखें तो विधिक सिद्धांत और उदारवाद के योगदान। न्यायिक स्वतंत्रता होगा तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। हेबियस कॉर्पस करना यानी नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब बिना उचित प्रक्रिया के दंड नहीं होना चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन यानी कानून के सम्मुख सब समान है। ये सभी सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र यानी भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि के संविधान में जहाँ आज भी विद्यमान है। तो देखते हैं इंडिया मतलब भारतीय विधिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय विधिक प्रणाली में प्रभाव देखो भाई, क्या पड़ा था भाई। भारतीय संविधान में कई प्रावधान उदारवादी मूल्यों पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद होगा उदार सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 दिखाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा संगठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की गलत प्रक्रिया होनी चाहिए। देश का देख लो तो मेनका गांधी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि जीवन के सभी गुणात्मक पहलू शामिल है। यह पूर्णतः उदारवादी क्या है, सिद्धांत है। मतलब खाली यही नहीं कि शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बल्कि जीवन के सभी गुणात्मक पहलू भी क्या है, शामिल। संक्षिप्त चार्ट देख लो यूरोपीय उदारवाद के विस्तार का, क्या कह रहा भाई। काल देखो, घटनाएं देखो, प्रभाव देखो। स्वतंत्रवादी ने सांस्कृतिक क्रांति में मानवाधिकारों की स्थापना कर दी। 1804 में नेपोलियन कोड आया, कानूनी समानता लाई। 1815 में वियना कांग्रेस आई, उदारवाद को दबाने का प्रयास हुआ। 1848 में क्या हुई, बढ़ते क्रांतियां हुई और संवैधानिक सुधार हुए। 19वीं शताब्दी अंत तक संवैधानिक शासन की स्थापना, लोकतंत्र का उदय हो चुका था। फिर आखिरी में निष्कर्ष देख लो इसी का एंड में, कह रहा है कि उदारवाद यूरोप में एक वैचारिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन उसने राजनीति, समाज और कानून की बुनियाद को पूरी तरह बदल दिया। इसने व्यक्ति को राज्य के ऊपर नहीं बल्कि उसके समान दर्जा दिया। न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांत जो है वो उदारवाद की ही देन है। एक कानून के छात्र के लिए समझना आवश्यक है कि उदारवाद ने न केवल विधिक सिद्धांतों को जन्म दिया बल्कि उन्हें संस्थागत रूप भी प्रदान किया है। आज भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे सभी लोकतांत्रिक देशों की कानूनी प्रणाली उदारवाद के मूल्यों से ही संचालित होती है। यहाँ तो हम लोग का पूरा ये टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या उदारवाद होता है, लिबरलिज्म क्या होता है। एक वैचारिक क्रांति थी, एक वैचारिक आंदोलन था, लाना समानता को लाना हमारे यूरोप में। और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे इसका एक उद्देश्य है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेरा टॉपिक समाप्त होता है। नहीं समझ में आया तो 1.5x ला के एक दो बार देखने में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके हिस्ट्री के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।